हेलो 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 दोस्तों, आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक कमेंट में दिए, देख लेना। और उसके बाद ये सेकंड पार्ट शुरू होता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। 10 मिनट में पूरा लेक्चर अब खत्म हो जाएगा। ये अच्छे रिवीजन के लिए अच्छा फोकस जरूरी है, इस वजह से कंसंट्रेट करना। लाइक तो आपने दोनों पार्ट को किया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा पॉइंट है अर्ली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये अभी अभी आई हुई कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन ऐसा नहीं भाई, बहुत पुराने समय से एंटरप्रेन्योर्स चला रहे हैं और इंडिया में तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपने पिछली बार देखा होगा हमने चाइना के साथ ओपीएम ट्रेड किया था। अब इस ओपीएम ट्रेड में कुछ ऐसे इंडियन इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस वक्त बहुत पैसा छापा और बाद में उस पैसे से खुद की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की। इसमें बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर, बॉम्बे के पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट दिनशॉ पैटेट, जमशेदजी टाटा मतलब टाटा इंडस्ट्रीज, ऐसे लोग थे। अभी के समय अदानी अंबानी का नाम साथ में लिया जाता है, वैसे ही उस समय टाटा बिरला का नाम साथ में लिया जाता था, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। या फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता करके अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ाई थी। इंग्लैंड और चाइना के साथ ट्रेड करके पैसा छापा था। इनकी सब चीजें अच्छी चल रही थी जब तक ये इंग्लैंड के यानी ब्रिटिशर्स के फेवर में थे। लेकिन इनका भी वक्त बदलने में देर नहीं लगी जब ब्रिटिशर्स ने उनके जज्बात बदल लिए। ब्रिटिशर्स को जब पॉलिटिकल पावर मिली और उन्हें लगा कि हम अब पूरा मोनोपोली कर सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री पे, तो उन्होंने इन लोगों को मतलब एंटरप्रेन्योर्स को इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मतलब जो तैयार चीजें हैं वो बेचने को मना कर दिया और बस कहा कि आप रॉ मटेरियल भेजो, माल तैयार करना हम देख लेंगे, हमारे पास अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, मशीन्स आ गए हैं। पर फिर भी हमारे इंडियन लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, हसल करते हैं। इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी हार नहीं मानी और थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। अब देख लो टाटा बिरला ग्रुप कितने बड़े ग्रुप्स है। अब इंडिया में भी इंडस्ट्री शुरू हो रही थी, ये हमने अब ये देखा। पर इस इंडस्ट्रीज को जो मजदूर लगते हैं, वर्कर्स लगते हैं, वो कहाँ से आते थे? तो शुरुआत में ये वर्कर्स आते थे उसी शहर से या फिर उस इंडस्ट्री के आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा थी ना, वर्कर्स भी बहुत थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत थी। इसीलिए जब मुंबई गुजरात में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, लोग बहुत दूर दूर से इस जगह पे आने लगे और बसने लगे। और तभी एक नया ग्रुप तैयार हुआ, जॉबर्स का। अब क्या होता था कि हर छोटा काम थोड़ी मालिक करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी हो, फैक्ट्री में छोटे छोटे कामों के लिए वर्कर्स चाहिए, वो देखना थोड़ी मालिक का काम है। इस काम के लिए थे जॉबर्स। वो अपने विलेज से या फिर दूसरे जगहों से मजदूरों को लाते थे और सिटी में सेटल करते थे, साथ ही उनका रहने का खाने का इंतजाम करते थे। जॉबर्स की भी अपनी एक कमीशन होती थी। कई जॉबर्स विलेजर्स का अच्छा ख्याल रखते थे, क्योंकि सिटी में इन वर्कर्स का कोई नहीं था। हमारा सेकंड लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है द पिक्यूलरिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब पिक्यूलरिटीज मतलब फीचर्स। भाई बेकार में हमें कंफ्यूज आने के लिए बड़े बड़े वर्ड्स डाल देते हैं यार। तो क्या थे फीचर इंडियन इंडस्ट्रीज के? तो शुरुआत में ये ब्रिटिशर्स लोगों ने कुछ चंद चीजों पे अपनी मोनोपोली बना ली थी या फिर उनका इंटरेस्ट था, जैसे चाय, कॉफी प्लांटेशन और दूसरी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज। लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज ने दिमाग लगाया। उनने कहा कि जिस चीज में यूरोपियन काम कर रहे हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ऐसी चीज देखेंगे जहाँ पे यूरोपियन इंटरेस्टेड नहीं है। और हमने फिर कॉटन से धागा बनाना शुरू कर दिया। अब धागा बनाने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि इसका कपड़ा भी बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। फिर हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू होने लगी, ग्रो होने लगी। उसी समय इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। महात्मा गांधी बापूजी ने और बाकी नेशनल लीडर्स ने कहा कि भाई हमें स्वदेशी मूवमेंट शुरू करना है, हमें घर का ही कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रिटिशर्स का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से भारत में भारत के कपड़े की डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत ज्यादा कपड़ा तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट मिल रहा था। अब दूसरी तरफ भारत पहले चाइना को धागा भेजा करता था, जिससे वो वहाँ पे कपड़ा बनाते थे या इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह से रॉ मटेरियल था। लेकिन अब जापान भी वहाँ पे रॉ मटेरियल भेजने लगा, धागा भेजने लगा। हमने सोचा कि भाई ऐसा हुआ तो बर्बादी होगी। हमने क्या किया कि जो हम इंडिया के लिए कपड़ा बना रहे थे, तो हम चाइना के लिए भी कपड़ा बनाने लगे कि भाई धागे का छोड़ दो, हम सीधा कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा लो, मजे करो। फिर चाइना के साथ भी व्यापार बढ़ने लगा। आपको तो पता चल गया कि एक समय ऐसा आया था कि मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था और इंडिया में आता था और उनकी पूरी मोनोपोली हो गई थी इंडियन मार्केट पे। लेकिन तभी ब्रिटिशर्स से एक गलती हो गई। वहाँ पे वर्ल्ड वॉर होने की वजह से उन्होंने सारा प्रोडक्शन डिफेंस के रिलेटेड किया और मैनचेस्टर का कपड़ा भारत में आना बंद हो गया। तभी हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, इंडस्ट्रीज ने मौके पे चौका मारा और भारत का टेक्सटाइल मार्केट ऑक्यूपाई कर लिया। और बाद में जब वॉर खत्म हुई तब मैनचेस्टर ने बहुत चाहा कि फिर से इंडिया का मार्केट कैप्चर कर लिया जाए, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए, क्योंकि तब तक इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी। अब हमें देखना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे टिक पाई। ये देखना जरूरी है, क्योंकि हर तरफ मशीन से कपड़ा तैयार हो रहा था, फिर भी इन लोगों ने कैसे सर्वाइव किया। तो बात कुछ ऐसी है। अब जिस दिन इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तब पहले ही दिन
थोड़ी सभी जगह इंडस्ट्रीज आ गई, मशीन्स आ गई। ये प्रोसेस बहुत स्लो था, इस वजह से कई जगह पे मशीन्स थी, उसी के साथ लोग हाथ से भी कपड़ा तैयार करते थे। फर्क बस इतना है कि ये छोटी छोटी जगह पे होता था। अब आपको तो पता है कि इंडिया के खून में स्ट्रगल और हसल है, इस वजह से हमने नया इनोवेशंस का, नए मशीन्स का बाइकआउट नहीं किया। स्मॉल इंडस्ट्रीज ने उन्हें अपना लिया और उनका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहे। साथ ही इन्होंने नई आइडिया लगाई, दो तरह के कपड़े ये तैयार करने लगे या फिर धागे तैयार करने लगे। एक थोड़ा खुरदुरा होता था जो गरीब लोगों के लिए कम पैसे में ये मिलता था, इसीलिए लोग इसे खरीदते थे। अब ज्यादा गरीब लोग थे, इसीलिए ये कपड़ा बहुत ज्यादा बिकता था। प्राइस कम हुई तो भी प्रॉफिट जरूर मिल जाता था स्मॉल इंडस्ट्रीज को। साथ में ये लोग हाथ से एक बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा तैयार करते थे या धागा तैयार करते थे जो बहुत फाइन और बढ़िया होता था। उसकी डिमांड भी इंडिया में थी क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा या फिर अमीर लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स थे। आपने अभी देखा इन लोगों की डिमांड थी कि भाई हाथ से कुछ यूनिक कपड़ा बनाओ, उस पर अच्छी डिजाइन हो जिससे हमारी अमीरी झलक सके। इस वजह से स्मॉल इंडस्ट्रीज ने ऐसे हाथ से बना हुआ यूनिक तरह का कपड़ा बनाना भी शुरू रखा, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। ऑब्वियसली अमीर लोग खरीदते थे और इन सभी रीजंस की वजह से मशीन्स के सामने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने सर्वाइव कर लिया और अपना काम करते रहे। अब इंडिया बहुत बड़ा मार्केट था भाई, इतने सारे लोग थे हमारे यहाँ पे। इंडस्ट्री ने कुछ बनाया तो लोग खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन लोगों तक ये चीजें पहुंचाना जरूरी था, मतलब मार्केटिंग जरूरी थी। अब ये मार्केटिंग उस समय कैसे होती थी तो बहुत अजीबोगरीब फनी तरीके थे मार्केटिंग के। कई जगह तो कंपनी फ्री में कैलेंडर्स बांटती थी। इन कैलेंडर्स पे अलग अलग कंपनीज की भर भर के एडवर्टाइजमेंट थी ताकि लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देख के उसी कंपनी का माल खरीदे। साथ ही न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन स्क्रीन पे, वॉल स्ट्रीट्स पे, होर्डिंग, मैगजीन्स में कंपनी के एडवर्टाइजमेंट देना कि हमारा माल कितना अच्छा है, यह भी एक तरीका था। साथ ही कुछ कंपनीज ने तो भगवान के नाम पे या फिर उनके स्टिकर्स से अपना माल बेचना शुरू कर दिया था, जिससे कि भारत के इमोशनल लोग भगवान के नाम पे तो उनका माल खरीदे। आपको तो पता है इंडियन लोग चाहे फकीर हो लेकिन अमीरी दिखाना चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग चीजों पे राजा महाराजाओं के स्टिकर लगाए जाते थे ताकि लोगों को लगे सके कि ये चीजें राजा महाराजा यूज करते, हमें भी यूज करनी चाहिए। और लोग बुद्धू थे, खरीद लेते थे चीजें। ऐसे अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट चलती थी। और जब ये स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी तो लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट ने इमोशनल किया कि भाई भारत का ही माल खरीदना चाहिए, मैनचेस्टर से आया हुआ अंग्रेजों का माल नहीं खरीदना है। और इस वजह से हमारे लोग इन इंडस्ट्रीज का माल खरीद लेते थे। कितना प्यारा था हमारा पुराना भारत। आपको टाइम मशीन मिले तो क्या आप पुराने भारत में जाना चाहोगे? मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।